चले आगे बेटा, है चले क्या? तो अभी वो टेस्ला कंपनी है, वो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रही है। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी जैसे मोबाइल का टावर मिलता है ना, वैसे बिजली का भी नेटवर्क मिलेगा। तार बिछाने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने घर पे एक रिसीवर लगा रहेगा, वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी कैच करेगा, पूरे घर में बिजली चलेगी। फॉल्ट होना, बिजली चोरी होना, ये सब बंद हो जाए। पर अभी मैं भी वैसे ही दिखाई दे रहा हूँ तुमको। चलेगा, पागल जैसी बात करता है, बिना तार के कहते जाएगी। चले आगे। अब देखो, खुली नाली में से पानी कैसे नापते हैं। मान लो अपन ने कोई नहर देखी। अब नहर की आकृति सामान्य रूप से जो है वो ऐसे ट्रोपोजाइडल होती है। कैसे होती है बेटा? एक गहराई, एक चौड़ाई, पर चौड़ाई जो है अलग अलग होती है, ऊपर और नीचे की, है ना। क्या इसका अपन वो निकाल सकते हैं क्षेत्रफल? दुनिया में जो चीज दिखाई दे रही है सबका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, है ना। मान लो इसका क्षेत्रफल है 1 वर्ग मीटर। कितना है बेटा? 1 वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर भी समझ में नहीं आता ना। अब देखो, बात फिर गहराई में जाएगी। मैं वही कह रहा था तुमसे कि इन चीजों से मैं जितना दूर रहूं इतना बढ़िया। 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा स्थान क्या कहलाता है? 1 वर्ग। बोले सर ये तो कम ज्यादा है। आया ना दिमाग में? हर डाउट के ऊपर एक डाउट है तुम्हारा। तो ये यहाँ से 1 से थोड़ा ज्यादा है और यहाँ 1 से थोड़ा कम है। जब एवरेज निकालेंगे कितना आ जाएगा? 1 वर्ग मीटर, मतलब 10,000 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर ये जगह है। अब इसमें पानी बह रहा है, अपन ने उस पानी को नाप लिया। पानी को नापने की कई सारी विधियां, फ्लोट मीटर, करंट मीटर विधि, बहुत सारी अलग अलग तरह की विधि है ना। ऊपर के पानी का और नीचे के पानी का एवरेज निकालते हैं तो पूरी नहर का एवरेज आ जाता है। अब यहाँ पानी बह रहा है 1 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितना मीटर जा रहा है? 1 मीटर। मतलब जो अभी यहाँ पर पानी है वो 1 सेकंड के बाद कितनी दूरी पर पहुंच जाएगा और अगले सेकंड में बाहर चले जाएगा। ठीक है। अब इस 1 वर्ग मीटर का और 1 मीटर का जब गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा? 1 घन मीटर। क्या आ जाएगा बेटा? प्रति सेकंड। और ये पानी कितना होता है? 1,000 लीटर प्रति सेकंड। ऐसा अपन ने पढ़ा था। और इसी को अपन ने क्या कहा था? क्यूमेक। तो जब किसी नहर का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो और उसमें पानी के बहने की गति भी 1 मीटर प्रति सेकंड हो तो कितना पानी जाएगा? 1 क्यूमेक की दर से। मतलब हर सेकंड में कितना पानी गिर रहा है? 1,000 लीटर। अगर ये नहर 2 की होती तो 2 क्यूमेक, 10 वर्ग मीटर की होती तो 10, 20 वर्ग मीटर की होती तो 20 क्यूमेक। अगर पानी एक ही जगह 2 मीटर पर सेकंड चलता तो 40 क्यूमेक, 10 मीटर प्रति सेकंड चलेगा तो 1,000 क्यूमेक। तो जितने उस नहर का आकार बढ़ेगा उसकी चौड़ाई या गहराई बढ़ेगी, और जितनी पानी की स्पीड बढ़ेगी उतना ज्यादा पानी वो नहर प्रति सेकंड बहा सकती है। ऐसे अपन खुली नाली से जल का प्रसाव निकाल सकते हैं। तो ये तो अपन ने क्या ले लिया? उसका एरिया। और ये अपन ने क्या ले लिया? उसकी गति, वेलोसिटी। और जो पानी आया उसको हमने क्या कह दिया? क्यू। आगे क्या समझ में? बस ऐसे करते हैं। पर ये अपने काम का है ही नहीं। क्यों नहीं है? हाँ, कोई आदमी इरिगेशन इंजीनियरिंग करेगा तब उसको नहर की जानकारी रखना है। कोई आदमी सुपरवाइजर बनेगा तब उसको बीज बांटना है। आज तो अभी चुनाव आयोग ने आदेश पास करा ना कि इतने 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 छोटे छोटे तरह के सभी अधिकारी कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी लगाएंगे। तो मुख्य सचिव ने मना कर दिया। फिर ऊपर से प्रेशर आया केंद्र सरकार से, तब उन्होंने फिर वापस लिस्ट जारी की। राजस्थान के कृषि सुपरवाइजर, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जितने भी लोअर डिविजनल क्लर्क है, कलेक्ट्रेट में क्यों ना हो, पहले कलेक्ट्रेट में कोई बैठता तो अपने आप को कलेक्टर कम नहीं समझता था, है ना। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ये भारत शासन की सभी योजनाओं में मैदानी कार्यकर्ता होंगे। इसका अर्थ है कि इनको कोई भी कार्य दिया जा सकता है, चाहे पोलियो की दवाई पिलाना हो, चाहे कोरोना में सब्जी बांटना हो, चाहे किसानों की फसलों को पाले से बचाना हो, चाहे टिड्डी दल का हमला हो। जब जब भी मौका आएगा आपको मैदान में, सड़कों पर खड़ा रहना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई परीक्षा हो बहुत बड़ी और मदद मांग ली जाए ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कि सरकार हमें 10,000 जवान और दे ताकि हम इस परीक्षा को मैनेज कर पाए। तो ये सब तुमको सड़कों पर रास्ता दिखाते हुए भी दिख सकते हैं। पहले यूं था कि मैं कृषि विभाग का हूं, दूसरा काम अब करना पड़ेगा। अरे तो अच्छा मजा आएगा क्या एक ही एक काम करना? कब तक रिश्वत लेते रहोगे? चल, अब मुझे एक बात बताओ, तुमने कभी ऐसा पढ़ा ससंजन बल? हाँ, नहीं पढ़ा। और असंजन बल लिखो, ससंजन बल। पहला लिखो सहसंजन बल, दो एक समान कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। दो एक समान कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। दो एक समान कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। इसका अर्थ क्या है कि एक मृदा के कण
और दूसरी मृदा के कण के बीच में लगने वाला बल क्या कहलाएगा? सहसंजन। एक जल के अणु और दूसरे जल के अणु के बीच में जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं? सहसंजन। ठीक है, और दोनों चीजें अलग अलग हो तो लिखो, दो अलग अलग कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। देखा? दो अलग अलग कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? असंजन बल, है ना। अब मृदा में जल धारण के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? दोनों। लिखो, मृदा की जल धारण क्षमता के लिए, मृदा की जल धारण क्षमता के लिए सहसंजन एवं असंजन दोनों ही बल जिम्मेदार है। मृदा की जल धारण क्षमता के लिए सहसंजन और असंजन दोनों ही बल जिम्मेदार है। समझ में तो नहीं आया ना? है? मैं अगर असंजन कहता समझ में आ जाता, अभी तो नहीं आया। कैसे आया बताओ? बोले याद कर लेंगे गुरुजी, और क्या समझता। देखो, मान लो ये मृदा का कण है और इसे पानी चिपका हुआ है, कौन सा बल लग रहा है बेटा? असंजन बल लग रहा है ना। पर अगर सिर्फ असंजन लगता तो पानी की एक ही परत चिपकती, बहुत पतली अणुओं के रूप में। इसके बाद जो पानी चिपका हुआ है वो किस बल से चिपका हुआ है? क्यों सहसंजन क्यों कहूंगा मैं उसको? क्योंकि वो मृदा के कण से तो नहीं चिपका हुआ है, वो तो खुद ही जल के कण से चिपका। देखा है सर? तो जो पहली परत है वो तो असंजन से जुड़ी, बाकी का पूरा पानी तो सहसंजन से। इसलिए कहते हैं कि दोनों ही जिम्मेदार है। क्लियर है मामला? वेरी गुड, शाबाश। चलो, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर पीने के पानी के लिए डैम बनाया है तो उसको क्या कहेंगे? तुम बेटा है ना एग्जाम से बहुत दूर जाके पढ़ने लगे हो, पता नहीं क्या। रेड ब्लू ग्रे ब्लैक ये सब वाटर नहीं आते हैं अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में, ये पीएचडी में एसआरएफ में आते हैं उधर। सिंचाई परियोजना क्या कहते हैं बेटा? पीने के पानी की परियोजना कहलाती है पेय जल परियोजना। सिंचाई के लिए अगर डैम बनाया है तो सिंचाई परियोजना। बिजली बनाने के लिए डैम बनाया है तो उसको कहते हैं जल विद्युत परियोजना। क्या कहते हैं बेटा? और अगर जो सब काम डैम कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? बहुउद्देशीय परियोजना। क्या कहेंगे? तो अपन यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? सिंचाई परियोजना की, है ना। तो सिंचाई परियोजना को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? लघु, मध्यम और वृहद। कितने प्रकार के हो गए बेटा? लघु का मतलब क्या होता है? स्मॉल या छोटा। मध्यम को क्या कहेंगे? मीडियम। और वृहद को क्या कहेंगे? लार्ज। अब पूछा जाता है कि वो योजना जो 2000 से 10,000 हेक्टेयर का क्षेत्रफल कवर कर सकती है वो क्या कहलाती है? तो छोटी वाली किसको कहेंगे? और वृहद वाली? बस लिखो, और क्या। चले आगे? नहीं चले? नौजवानों और 10 बुजुर्गों, 19 हो गए? कितने हो गए बेटा? अरे 3 प्रकार हो गए, लघु परियोजना, मध्यम परियोजना और वृहद परियोजना। ठीक है, अब आगे चलते, अब पढ़ेंगे हम सिंचाई की दक्षताएं। अब आएगा मजा। तुम मजा खुद उसी काम में आता है जब तुम पूरा जोर लगा दो और दीवार 1 इंच भी नहीं खसके, तुमको ऐसा लगे आज मैंने मेहनत की है। 10 लोगों की यही खासियत है कि वो जब तक पत्थर नहीं उठा ले उनको लगता ही नहीं कि आज का दिन अच्छा गुजरा। क्या लिखोगे? हूं नहीं लिखना है, सिंचाई की दक्षता लिखो। सिंचाई की दक्षताएं। मतलब हर बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा, सरप्राइज होना चाह रहा है। सर कुछ ऐसा बताओ मैं कह दूं कि भारत में विश्व का सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्रफल है, प्रतिशत के हिसाब से मिस्र आएगा, हेक्टेयर के हिसाब से भारत आएगा, 100 मिलियन हेक्टेयर से भी ज्यादा है, पिछले वर्ष 53,000 करोड़ का बजट पास। तुमको लगे वाओ, पर इसमें से एक भी प्रश्न अभी तक सुपरवाइजर में, फिर यार व्हाई दिस कोलावेरिटी। तुम मैं यहाँ पे एक लाइब्रेरी बना रखी है, उसमें 300-400 किताबें हैं जो एग्रोनॉमी से रिलेटेड है ना। बड़ी मुश्किल से दिल पे पत्थर रख के खरीदी रॉयल इंस्टीट्यूट। 2-3 उसमें 2-3 किताबें सिर्फ इरिगेशन। एक इरिगेशन इंजीनियरिंग माइकल एंड ओझा,
एक एसआर रेड्डी, दोनों का नाम सेम ही है इरिगेशन। बाकी हर एग्रोनॉमी की किताब में इंजीनियरिंग में हर जगह सॉइल वाटर कंजर्वेशन या इरिगेशन इंजीनियरिंग या इरिगेशन मैनेजमेंट नाम का कोई ना कोई चैप्टर है ही। अब मैं रोज पढ़ के आऊं, उसमें से 2 पॉइंट लिख के लाऊं, तुमको रोज लिखाऊं, तुमको सिर्फ मजा आएगा नंबर, तो ऐसा अपने को नहीं करना है ना। हर दिन सरप्राइज नहीं होना, वाओ, ये नहीं करना है अपने को। ये जो लिखा हुआ है ना, अभी प्रश्न आ जाए उठ के सीधा, मध्यम सिंचाई परियोजना का आकार क्या होता है? आधे बच्चे वाटरशेड में जाके ढूंढेंगे, मिली को कहेंगे कि मिनी को कहेंगे, सब मैक्रो तो नहीं लिखा है यार, मध्यम किसको कहेंगे? वो अलग बात है और ये वाटरशेड अलग बात है, सिंचाई प्रोजेक्ट अलग बात है। दोनों के प्रश्न अलग अलग एग्जाम में आ चुके हैं, तो इस अपने को ये चीजें ढूंढ के लिखना है, याद करना। चलो अब दूसरी होती है एप्लीकेशन की दक्षता, तीसरी होती है अपनी डिस्ट्रीब्यूशन की और स्टोरेज की, तो तीसरी होती है स्टोरेज की दक्षता, और चौथी होती है डिस्ट्रीब्यूशन की दक्षता। अब वैसे तो अंग्रेजी में होती है ना, वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। दक्षता होती क्या है ना? दक्षता का मतलब है कि अगर कोई चीज कुल बहुत ज्यादा मात्रा में है, उस चीज का आप कितने प्रतिशत उपयोग कर पा रहे हो, यही क्या कहलाएगी बेटा? दक्षता कहलाएगी, है ना। जैसे मान लो कि एक आदमी जो है वो 100 रोटी बना सकता है पर खा केवल 80 रोटी सकता है, तो उसकी रोटी खाने की दक्षता कितनी है? 80%, है ना। अगर कोई आदमी 200 बल्ब बनाए और 4 बल्ब उसमें से फूट जाए, मतलब काम के कितने बनाए? 196, मतलब उसकी दक्षता हो गई 98%। अपन क्या करेंगे? 196 बटे 200, कुल कितने बनाए? गुणा 100। तो दक्षता निकालने का एक बहुत साधारण सा सूत्र है कि कुल पदार्थ को तो अपन कहां लिख देते हैं, और काम की चीज को कहां लिख देते हैं, और गुणा कायस कर देते हैं 100 से। आप चाहे बीजों की भौतिक शुद्धता का प्रतिशत निकालो, यही आएगा। चाहे आप हार्डवेयर इंडेक्स निकालो, यही आएगा। चाहे आप सेलिंग का परसेंट निकालो, यही आएगा। चाहे आप मिलिंग का परसेंट, ये एग्रीकल्चर का यूनिवर्सल सूत्र माना जाता है कि काम की चीज को कहां लिखते हैं हमेशा, और जो कुल पदार्थ रहता है, मतलब जो हमारे पास कुल चीज आई, उसमें से जितनी हमारे काम में आ गई, उसी प्रतिशत मात्रा को क्या कहा जाता है? दक्षता कहा जाता है। अब अपने पास सिंचाई में दिक्कत क्या है वो पहले समझो। ये क्या दिखाई दे रहा है बेटा? नीला ड्रम नहीं है, ट्यूबवेल है गधों। तुमको अभी से नीला ड्रम दिख रहा है? ये क्या है? ट्यूबवेल है। इसको हम कहते हैं सिंचाई का स्रोत। मान लो इस ट्यूबवेल से 1 लाख लीटर पानी निकला, कितना निकला बेटा? कम करूं क्या? नहीं, कई बार 1 लाख सुन के एकदम से बोले अब इसको कैसे जोड़ेंगे, वो तो उसका काम है अपना, नहीं। अब ये पानी जो है, हमारे पास पाइप की कमी है थोड़ी सी, तो हमने कच्ची नाली में छोड़ दिया। कहां छोड़ दिया बेटा? तो ये पानी कहां चले गया? इस कच्ची नाली, और कच्ची नाली से होता हुआ ये पानी कहां पहुंच गया? हमारे खेत में पहुंच गया। कहां पहुंच गया? ये खेत मान लेते हैं। अगर यहां से 1 लाख लीटर पानी छोड़ा है, तो क्या खेत में 1 लाख लीटर पानी पहुंचेगा? सच बताओ ईमानदारी से, क्यों नहीं पहुंचेगा? बताओ। अच्छा मान लो पाइप है तो पहुंच जाएगा, पूरा तो कभी भी ये पहुंच जाएगा। अगर अच्छी पाइपलाइन का प्रयोग करें, पहुंच जाएगा, उसमें बाहर मत जाने दो, है ना। ये जड़ क्षेत्र है, क्या है बेटा? अब मेरा यूं मानना है कि लगभग 10,000 लीटर पानी कौन पी गया? एक कच्ची नाली, बहुत प्यासी थी। खेत में कितना पहुंचा? कितने प्रतिशत हो गया? 90%। इसी को कहते हैं कन्वेंस की दक्षता। किसको कहते हैं? कि जो पानी हमारे स्रोत ने दिया, उस पानी की वो प्रतिशत मात्रा जो सिंचाई के समय खेत में पहुंच गई, रास्ते में जो भी नष्ट हो गया, वो कन्वेंस हास कहलाता है। क्या कहलाता है ना? कन्वेंस हास या यातायात हास, कन्वेंस को यातायात कहते हैं हिंदी में। तो जितना पानी हम हमेशा कुएं से निकालते हैं, नहर से लेते हैं, या पाइपलाइन से लाते हैं, या ट्यूबवेल से देते हैं, वो पूरा पानी खेत तक कभी कभी नहीं पहुंच पाता है। अगर इसको 100% करना हो, फिर हमको ड्रिप या फव्वारा सिंचाई का प्रयोग करना पड़ता है। अब अपने को इसका सूत्र बनाना है। क्या बनाना है बेटा? कैसे बनाएंगे तुम बताओ? यही तो लिखना है अपने को, कुल पदार्थ काम की चीज ऊपर गुणा 100। तो मैं इसमें लिखूंगा कुल पदार्थ तो क्या है? स्रोत के द्वारा दिया गया जल, और ऊपर क्या लिख दूं? सिंचाई के समय खेत में उपलब्ध जल, और इसको 100 से गुणा कर दूं क्या? ये हो गई कन्वेंस की दक्षता। बस इतना ही है। अभी भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वेरी गुड। जो पानी ट्यूबवेल ने दिया, उसका वह भाग जो खेत तक पहुंच गया, उतना प्रतिशत ही क्या है? कन्वेंस की दक्षता। अपन ने 1 लाख लीटर पानी दिया, 90,000 पहुंच गया, गुणा 100, सब काट पीट कर करेंगे तो 90% आ जाएगा, अपने को वैसे ही मालूम है। पर दूसरी समस्या क्या आती है कि जो 90,000 लीटर पानी खेत में पहुंचा है ना, अब अपन उसको फिर से देखेंगे वापस कि भाई तू पहुंच तो गया है, पर हमने क्या देखा कि यहां से यहां तक पानी पहुंचने में बहुत टाइम लग रहा है। कुछ पानी कहां पहुंच गया? जड़ क्षेत्र के भी, और जबकि कुछ जड़ क्षेत्र के सारे गया सूखा। ऐसी पहले भी बात कर चुके हैं हम।
अब मान लो अपन ने 90,000 लीटर पानी तो खेत में पहुंच गया था और उसमें से 9,000 लीटर पानी और बर्बाद हो गया। क्या हो गया बेटा? 9,000 लीटर पानी नीचे चला गया। कहां चले गया बेटा? जड़ क्षेत्र से बाहर चले गया। ये भी काम में आया क्या? इसको कहेंगे एप्लीकेशन की दक्षता। मतलब ये जो सिंचाई में खेत में पहुंचा पानी है, इसमें से कितने प्रतिशत पानी जो है वो जड़ क्षेत्र में रुक गया, वो क्या कहलाएगी? एप्लीकेशन। तो अपने पास कुल पदार्थ कौन हो गया? ये वाला। इसको कहां रख दिया अपन ने? नीचे। फिर क्या लिखेंगे? सिंचाई के समय जड़ क्षेत्र में उपलब्ध जल, बाकी का कहां चले गया? बर्बाद हो गया, गुणा 100। मतलब जो ट्यूबवेल से खेत तक पहुंचा उतने प्रतिशत किसकी दक्षता है? कन्वेंस की। जो खेत में भी जड़ क्षेत्र में रुक गया वो दक्षता किसकी है? एप्लीकेशन की। फव्वारा सिंचाई से सिंचाई करेंगे तो एप्लीकेशन की दक्षता ज्यादा आएगी, बूंद बूंद से सिंचाई करेंगे तो एप्लीकेशन की दक्षता ज्यादा आएगी, और खेत में ऐसे ही पानी बहा देंगे तो दक्षता कम आएगी। दोनों ही कम आएगी। वेरी गुड। अब अपने पास खेत में आया, आ तो गया पानी जड़ क्षेत्र में। कितना पानी आया तुम बताओ अपने सूत्र को देखते हुए। उधर 81,000 आ गया। कहा गया? ये रहा। 90,000 में से 9,000 तो कहां चले गया? जड़ क्षेत्र में। कितना आ गया? 81,000। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ 1 लाख में से खेत में 90,000 लीटर पहुंचा, मतलब 90% किसकी दक्षता आई? कन्वेंस की दक्षता। किसकी आई? अब 90,000 में से 81,000 जड़ क्षेत्र में पहुंचा तो वापिस 90%। 81/90 गुणा 100 करेंगे, वापिस क्या जाएगा? 90%। अरे 90 81 करके कट जाएगा ना। 90% किसकी दक्षता आ गई? एप्लीकेशन की। पर अपने तो किसी ने कह रखा था कि उस खेत में 1 लाख लीटर पानी जड़ क्षेत्र में होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो सिंचाई के समय जड़ क्षेत्र में आवश्यक जल की मात्रा, मतलब वैज्ञानिकों ने तो अपने को कहा था कि 1 लाख लीटर खेत में पानी जड़ क्षेत्र में चाहिए, अपन ने ट्यूबवेल से ही 1 लाख दे रखा है, तो नुकसान हुआ फायदा। अब ये दक्षता कितनी आएगी बताओ? जड़ क्षेत्र में उपलब्ध कितना पहुंचा? आवश्यक मात्रा कितनी थी? तो स्टोरेज की दक्षता कितनी है? 81,000 लीटर। फिर से समझना इसको, है ना, ये रीजनिंग का पार्ट है थोड़ा सा। अपन किसी विशेषज्ञ के पास गए और उससे पूछा कि मैं गन्ने की खेती करना चाहता हूं, एक सिंचाई में कितना पानी जड़ क्षेत्र में देना है? उसने कहा कि 1 लाख लीटर पानी जड़ में दे देना। ठीक है, अपन निरे हरे राम काका भतीजे, अपन गए, अपन ने उस ट्यूबवेल को 1 घंटे चला और बंद कर दिया। अपने हिसाब से उसने 1 लाख लीटर पानी दे दिया। अब वो 1 लाख जड़ क्षेत्र में पहुंच गया क्या? नहीं पहुंचा। उसमें अलग अलग जगह अलग अलग नुकसान होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अब हमने जब नुकसान देखा तो नुकसान कहां हुआ? एक तो वो पानी जो है खेत में पहुंचते पहुंचते ही नष्ट हो गया, उसकी कन्वेंस की दक्षता के कारण कन्वेंस में हानि हुई। दूसरा, वो जो कन्वेंस में हानि हुई उसके अलावा अपन ने जो पानी दिया वो भी जड़ क्षेत्र के बाहर निकल गया, एप्लीकेशन में भी क्या हो गई? हानि हो गई। तो फाइनल जो रिजल्ट आया कि 1 लाख छोड़ने से 81,000 मिला, वो वास्तविक दक्षता क्या निकली? मतलब इन दोनों को एक साथ कर दे तो क्या जाती है? देखो, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन की कल पढ़ लेना, ये लिख लो आप। जाए जाना पड़ेगा, इस दुनिया में जो आया है वो जाएगा ही। अरे उधर दूसरी क्लास है यार, ये सब पढ़ा है ना तूने? 1194 मिलीमीटर। पर अगर कोई कहते कि भारत के नक्शे को ऐसे बना दो, मान लो अपन, अरे यार तुम ऐसे हंसते क्यों यार मेरे ऊपर? है ना? तो इस भारत के नक्शे के ऊपर अगर साल भर पानी गिरे और उसको अपन अगर इकट्ठा कर ले तो कितना पानी आएगा? ये WHO 2018 में भी पूछा है और अभी वापिस पूछा इस साल, वो जो एग्जाम हुई ना एओ की, उसमें पूछा। कितना होता है बेटा? भारत में कुल वर्षा की मात्रा 4,000 बिलियन क्यूबिक मीटर। कितनी है बेटा? बिलियन क्यूबिक मीटर। कितनी बेटा? 4,000 बिलियन। ये अपने काम के प्रश्न है ना। प्लांट फिजियोलॉजी में तुमको पीपीटी पढ़ाऊं, कितना वाष्पोत्सर्जन, कितना दबाव होगा, कितना पानी पौधा के लिए, ये प्लांट फिजियोलॉजी अपने सुपरवाइजर के सिलेबस में, पर वर्षा की मात्रा सिलेबस में है, ये ध्यान रखना आपने। वापिस यही प्रश्न कब पूछ लिया गया? 2018 के बाद 2025 में। क्या पूछा? इसी को अपन कहते हैं 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर। दोनों संख्या अलग अलग है कि एक ही है? एक ही है। मैंने यही पढ़ा था पिछले साल, तो बच्चे के सर ये पूछा, मैंने ये भी वही है और ये भी वही है। फिर मैंने चैट जीपीटी से पूछा तो वो खुद ही कंफ्यूज हो गया। हाँ, मैंने पूछा कि 4,000 बिलियन क्यूबिक मीटर कितना होता है, तो उसने कह दिया 4,000 मिलियन हेक्टेयर मीटर देगा। और उसमें एक व्यवस्था है, अगर आप उससे फिर से पूछोगे आर यू श्योर, तो फिर से कैलकुलेशन कर, जब तक सही उत्तर नहीं देगा तब तक उत्तर बदल बदल के देता है, तो उसके उत्तर पे ज्यादा भरोसा। दोनों अलग अलग है कि एक ही है ना? जेमिनी से पूछा अपन। एलेक्सा वेट है, सुपरवाइजर हो जाएगा ना तो ये एलेक्सा आएगी जीवन में, नहीं तो ये ऐसे ही गैलेक्सा से काम चलाना पड़ेगा। चलो लिखो, जल के
अणु का कोण 105 डिग्री होता है। सेल्सियस मत लिख लेना। जल के अणु का कोण 105 डिग्री होता है। दूसरी लाइन में लिखो, जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है। जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री, -4 नहीं बेटा, 4 डिग्री सेल्सियस। और अगली लाइन में लिखो, ये उतार लो ऐसा कैसा ही, पर तीर सही दिशा में लगाना हो। अच्छा सो जैसे चार्ज ना सो करो वैसा करेंगे। देखो बेटा, ये ना सिंचाई जो बहुत बड़ा टॉपिक है, अपन पढ़ते पढ़ते बुजुर्ग हो जाएं। अब मेरा तो कुछ नहीं, मैं एक लाइन और लिखवा दूंगा कि करंट मीटर और फ्लोट मीटर का प्रयोग जो है जल की गति मापने में किया जाता है। और तुम इसके बाद किसी टीचर से पढ़ोगे और उसने नहीं पढ़ाया, तुमको ऐसा लगेगा इन सर को कम आता है, उन सर को ज्यादा। जल उठाने के यंत्र है ना, सुपरवाइजर के सिलेबस में तो नहीं है, पर फिर भी कभी नाम पूछ ले तो मैं दिखा देता हूं तुमको। क्या दिखा दूं? जल उठाने के यंत्र। ये डबल ए के टॉपिक में है पर सुपरवाइजर में नहीं। तुमने कभी आर्किमिडियन स्क्रू का नाम सुना? इसको इजिप्शियन स्क्रू भी कहते हैं। फिर ढेकली, दोन, इस ढेकली को एक होता है बेलन या दोलन टोकरी, नाम सुना है क्या? 11वीं में पढ़ा होगा तुमने। इसको बेड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेड़ी। फिर चरसा या मोट, एक होता है रहट, इसको पर्शियन व्हील कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? और एक पवन चक्की लिख रखा है, और बाकी फिर पंप। सबसे आधुनिक यंत्र कौन सा है? पंप। अब पंप के भी प्रकार है, रेसिप्रोकेटिंग पंप है ना, सबमर्सिबल पंप। सर ये होता है क्या, ये बता दो ना प्लीज। अरे कम से कम प्रश्न आ जाए, निम्न में से कौन सा पानी उठाने का साधन है, कम से कम कुछ तो 2-4 नाम तो याद रहेंगे। अभी मैं दिखाऊंगा सब याद रहे, डोंट वरी। देखो, आर्किमिडियन स्क्रू या इजिप्शियन स्क्रू, फोटो ही दिखा देता हूं। तुम ये भगवान से दुआ करो मैं पेन ड्राइव लगाऊं और मुझे फोटो मिल जाए उसमें। नहीं है, जनरल चीजें हैं, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं, फिर भी 2 दिन लगेंगे ना। जैसे डॉक्टर कहता ना कि कुछ नहीं होगा, बस हथौड़े से दांत तोड़ेंगे और प्लायर से खींच के निकाल लेंगे। कहाँ है बताओ? जगह छुड़वाई थी ना कोई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये योजना आयोग, सिंचाई आयोग, किसान आयोग, ये आयोग का मतलब तुम्हारे समझ में आता है क्या? क्या होता है? हैं? और जल्दी जल्दी लिखा करो, आधे बच्चे जो है वो तो अभी किताब ही खोलने में लगे हुए हैं। कॉपी खोलने में इतना टाइम लगा, फिर क्यों सोचते आधे घंटे तक कि कौन सा पेन यूज किया जाए, काला, नीला, पीला, गुलाबी। आ जाओ जल्दी आ जाओ। तुम्हारा पेपर है क्या इस बार?
कठिन देना है सरल, थोड़े सरल थोड़े कठिन देते, इसको क्या कहेंगे अपन, इरिगेशन कमीशन, और इसको क्या कहेंगे, वाटर पॉलिसी। ठीक है, चलो अब तुमने ऐसा लिखा है पौधे अपने द्वारा अवशोषित जल का 99% क्या कर देते हैं, वाष्पीभवोत्सर्जन द्वारा नष्ट कर देते हैं। 1% से भी कम जल का प्रयोग उपापचय क्रियाओं में कर, नहीं लिखा हो तो लिख लो, लिख लिया हो तो रहने दो। लिखा है क्या, लिख लो। पौधे पौधे अपने द्वारा अवशोषित जल का 99% वाष्पोत्सर्जन द्वारा नष्ट कर देते हैं, है ना। वैसे तो खाली वाष्पोत्सर्जन करते हैं, पर उसको लिखते हैं ऐसे ही, वाष्पोत्सर्जन द्वारा 1% से भी कम जल का प्रयोग, 1% से भी कम जल का प्रयोग, कौन से टॉपिक में लिखना है, सिंचाई में लिख ले। 1% से भी कम जल का प्रयोग उपापचयी क्रियाओं में करते हैं। मतलब ये तो बदमाशी करते हैं यार, अपन 100 लीटर पानी दो तो ये तो है। अच्छा, एक इंसान की जल मांग कितनी रहती है, कितनी रहती है? तो कल से तुम्हारे सबके घर नगर निगम से रखवा दूंगा जिन, नहीं बेटा, नहाने में भी पानी चाहिए और बर्तन मांजने में भी पानी चाहिए, नहीं कपड़े धोने में भी चाहिए, वो पानी कहाँ जाएगा, वो भी जल मांग है ना। तो नगर निगम के हिसाब से एक आदमी की जल मांग लगभग 100 लीटर के आसपास होती है, इसी हिसाब से नल आते हैं घर। ठीक है, चलो चले आगे। वेरी गुड। अब जल निकास की परिभाषा में लिखो, इसको जल्दी खत्म कर देते अपन। लिखो, खेत से अतिरिक्त जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना। ये वाला पेन अच्छा है यार, है ना। खेत से अतिरिक्त जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना क्या कहलाता है बेटा, जल निकास। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि क्या आर्द्रता ग्रही जल को खेत से बाहर निकाला जा सकता है, क्या केशी जल को निकाला जा सकता है? फिर किसको निकालते हैं, गुरुत्वीय जल या स्वतंत्र जल, है ना, जो ना तो केशी ना आर्द्रता ग्रही, जो एक्स्ट्रा पानी रहता है, अगर वो नीचे नहीं जा रहा परकोलेशन के द्वारा, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। ठीक है, तुम चाहो तो लिख भी सकते हो कि जल निकास में हमेशा गुरुत्वीय या स्वतंत्र जल को बाहर निकाला जाता है। ये कॉन्सेप्ट है एग्रीकल्चर के, जो रटने से काम नहीं चलता। चले आगे। अब मुझे एक बात बताओ कि जल निकास तो कब करेंगे, जब खेत में जल भराव हो जाए। क्यों हो जाता है जल भराव, कॉजेज ऑफ वाटर लॉगिंग। जल भराव को हम क्या कहते हैं, वाटर लॉगिंग। और वाटर लॉगिंग क्या हो जाता है बेटा, बहुत सारी चीजें हैं उसके लिए जिम्मेदार। जैसे सबसे पहला तो अधिक वर्षा के कारण, किसके कारण हो जाता है, अधिक वर्षा। दूसरा, मृदा में अवशोषण की दर बहुत कम होना। मेरे साथ साथ लिख रहे हो क्या, लिखते जाओ। तो अगर बारिश ज्यादा हो रही है, मृदा की जल अवशोषण की दर कम है, मृदा की अधोसतह में कठोर परत होना। अधोसतह किसको कहते हैं बेटा, अच्छा ये कठोर परत बनती कैसे है, लगातार एक ही गहराई से जुताई करने से मृदा में कठोर परत बन जाती है, जिसके कारण पानी नीचे नहीं जाता, जल भरा हो जाता है, लवणों का निक्षालन नहीं हो पाता, लवण एकत्रीकरण हो जाते हैं एवं पौधों को जड़ भेदन में कठिनाई आती है। तीनों लिख दूं क्या, क्या लिख देता हूं, है ना। जल भराव भी इसी कारण से होता है, लवण एकत्रीकरण भी हो जाता है, और जड़ भेदन में कठिनाई आती है। और क्या कारण हो सकता है बताओ, सड़कों अथवा रेल मार्गों द्वारा जल निकास का प्राकृतिक मार्ग अवरुद्ध होना। ज्यादा हिंदी नहीं लिखूं, ये लो, रास्ता रुकना, ऐसा लिख दो। और पांचवा, नहरों के रिसाव के कारण। सबसे ज्यादा नहरें कहाँ हैं, वहां जल भराव की समस्या सेम क्या कहते हैं। तो राजस्थान के कौन से जिले सेम की समस्या से परेशान है ना, सेम है, जल भराव, श्री गंगानगर और श्री हनुमानगढ़। हनुमान जी के आगे श्री नहीं लगाओगे क्या,
मैं तो हर बार बोलता हूँ तो लगाता हूँ, लिखने में भले नहीं लगा। हनुमान जी का श्री नहीं लगाएंगे, जिस दिन रास्ते में मिल गए तो दिक्कत करेंगे। मिलते हैं वो, भीम को मिले थे एक बार, सुनी कथा तुमने? हाँ, भीम को महाभारत जीतने के बाद एक बेकार हो गया, मुझसे बड़ा बलशाली, हाँ, दुर्योधन नहीं तोड़ सकता था सिर्फ। तो हनुमान जी आ गए एक दिन रास्ते में, सड़क पर बैठे थे, पूंछ रखा, नहरों के किनारे की भूमि क्षारीय होती है। अब देखो खेत में पानी भर गया, क्या भर गया बेटा? तो क्या क्या होगा ये बताओ। सबसे पहले तो मैं तुमको बताता हूँ कि 100% रंध्रावकाशों में क्या भर गया है? जल से भर गया। तो मृदा वायु कैसी हो गई? अनुपस्थित हो गई। ऐसा तो पहले भी पढ़ चुके हैं। कौन सी स्थिति थी वहां? अधिकतम क्षेत्र क्षमता, है ना? जल भराव, देखो अधिकतम क्षेत्र क्षमता एक अस्थायी स्थिति है जो 2 से 3 दिन बाद ऑटोमेटिक क्षेत्र क्षमता में बदल जाती है, अतिरिक्त जल बह जाता है, नीचे चला जाता है। पर अगर वही स्थिति स्थायी हो गई तब उसको क्या कहते हैं अपन? जल भराव। जल भराव मतलब अधिकतम क्षेत्र क्षमता की स्थिति का परमानेंट हो जाना, उसमें पानी भरा भरा रहना। इसी स्थिति को अपन क्या कहते हैं? मृदा संतृप्तता की अवस्था में आ जाती है। कैसी अवस्था में आ जाती है बेटा? खेत में पानी भर गया। अब ऐसे में क्या होगा? मृदा ताप धीरे धीरे कम होने लगेगा, खेत में वायु कम हो गई, मतलब वायु संचार क्या हो गया बेटा? बाधित हो गया। इसकी वजह से मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों की हालत खराब हो गई। कम, मृदा में सूक्ष्म जीव कम हो गए तो पोषक तत्वों पर क्या असर पड़ेगा? कॉपर और जिंक क्या हो जाएंगे? अप्राप्य हो जाएंगे या अनुपलब्ध हो जाएंगे, मिलना बंद हो जाएंगे। आयरन और मैंगनीज के साथ तो उल्टा सिस्टम है, वो तो ज्यादा बढ़ जाएंगे पानी में घुल के, तो क्या हो जाएगी? विषाक्तता हो जाएगी। प्रश्न आता है पानी भर के तो किसकी विषाक्तता हो जाती है? आयरन और मैंगनीज। किसकी कमी हो जाती है? कॉपर और जिंक की। अच्छा, एक लाभ होता है, फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है। ये उल्टा सिस्टम हो गया, हानि होना तो क्या हो गया? ये लाभ, इसको ध्यान रखना है ना, भले हानियों में लिखा है। और क्या होगा बताओ? अब सोच सोच के याद करना है। जैसे मैं तुमसे कहूं कि जड़ों की गहराई बढ़ेगी कि कम रह जाएगी? हाँ, जड़ें उतली रह जाती, क्यों रह जाती उतली? क्योंकि पानी की तलाश में तो जड़ें नीचे रह जाएगी, नीचे जाती है। अगर पानी नहीं मिला तो ऊपर ही रह जाएगी। अरे पानी ढूंढते ढूंढते नीचे चले, पानी वहीं भरा है तो वहीं तैरती रहेगी। कीटों एवं रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है, फसलें देरी से पकती, या हम कहें कि कृषि क्रियाओं का पिछड़ना। क्यों पिछड़ जाती है? अरे आज अपन बुआई करना चाहते हैं, पानी भरा, 15 दिन बाद पानी निकलेगा, बुआई कितने दिन पीछे हो गई? कृषि क्रियाओं में कठिनाई। और क्या होगा? खेत का मूल्य कम हो जाएगा। कोई कहते हैं उसके खेत में तो पानी भरता है, अपन खरीदेंगे क्या? और क्या होगा? मृदा की भौतिक दशा खराब होना। अब प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी बात जो है वो जल भराव की अवस्था में संभव नहीं है? तो अपने को याद रखना है कि मृदा ताप का बढ़ना संभव, जब तक खेत में पानी भरा है तब तक उसका तापमान बढ़ना संभव नहीं है। और मृदाएं लवणीय क्षारीय हो जाती है। कैसी हो जाती है? क्यों हो जाती है? क्योंकि पानी के साथ ही लवण बाहर जाते हैं। अगर पानी नहीं खेत में तो सारे लवण कहाँ जाएंगे? खेत में इकट्ठे हो जाएंगे। और फिर डांस करेंगे, लोग डांस। एक दो फसलों के नाम देखें। मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, तिल, सभी प्रकार की दलहन और तिलहनी फसल। ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा हानि, इसके अलावा पपीता में भी होता है, तंबाकू में भी होता है, ऐसे बहुत सारे लिखते लिखते अपन थक जाएंगे। पर अपने को ध्यान रखना है कि सहनशील इसका उल्टा होता है। कौन सी फसलें हैं सहनशील? सहनशील एक ही है क्या? नहीं, इनको कहते हैं टॉलरेंट। क्या कहते हैं बेटा? टॉलरेंट। और इसमें अपने को लिखना है केवल धान और जूट। जूट की जलमांग बहुत कम है, फिर भी उसमें पानी भर दो, कोई नुकसान नहीं हो। लिख लो। सर बोर्ड साफ नहीं दिख रहा, अक्षर समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ बेटा, तेरे पेन चेंज कर देता हूँ, ठीक है? ये उसके लिए लिख रहा हूँ मैं, ऑनलाइन वाले, उसको दिख नहीं रहा ना। फिर भी कहते हैं कि अंशुमान सर बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। कौन कहता है ऐसा? मक्का, बाजरा,
कपास, दलहन, तिलहन, तंबाकू, और जल भराव के लिए सहनशील फसलें कौन सी हो जाएगी बेटा? धान एवं जूट। देख बेटा, आप मुझे देख के बता, क्या क्लियर दिखाई दे रहा है तुझे? कौन है वो, तुम जानते भी हो? मैं भी नहीं जानता। वो है जोहो के फाउंडर श्रीधर रंबू। एक ऐसा आदमी जो गांव में रहता है और साइकिल से चलता है, फिर भी उसकी 5,000 करोड़ की कंपनी अब 50,000 करोड़ की हो गई। भारत का अपना गूगल अगर लॉन्च होगा तो वो जोहो ही होगा। कौन सी गैस निकलेगी? CH4। इसको क्या कहते हैं बेटा? और क्या निकलेगा? CO2। और क्या निकलेगा? अमोनिया भी निकलती है कभी कभी, है ना? अगर कार्बनिक पदार्थ है तो अमोनिया निकलेगा। और क्या निकलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड भी निकल सकती है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी निकल सकती है, बहुत सारी गैसेस निकलती है। और बता दो, और ये सल्फर युक्त गैसें क्या करती है? धान में KOC रोक कर देती है पानी भरने का, काली जड़ें पड़ जाती है, उसको अपन धान में पड़े पानी भरे खेत से जैसे हानिकारक गैसें निकलती है। तुम पढ़ पा रहे हो? सच बताओ, घर जाके रोना नहीं आता है? नींद आती है? तो हो गया। अब हम पढ़ेंगे जल निकास की प्रणालियां और विधियां। क्या पढ़ेंगे बेटा? लिखो सबसे पहले जल निकास की प्रणालियां। इसको कहते हैं सिस्टम्स ऑफ ड्रेनेज। क्या कहते हैं बेटा? There are 4 systems of drainage existed. One is natural system, second one is herringbone system, third one is gridiron system, and fourth one is double drawn system. There are another many systems are popular in the world, but we are discussing about these 4 systems. तो मैं तो खाली डब्बे बना रहा हूँ, मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ यार? अभी तुम लिखोगे ना जल निकास की प्रणालियां, ऐसे डरते काहे हो? प्रणालियों का मतलब क्या है? कितने प्रकार से जल निकास कर सकते हैं? जल निकास के कुल मिला के कितने प्रकार हो गए बेटा? 4 प्रणालियां। सबसे पहली प्रणाली होती है प्राकृतिक प्रणाली। कौन सी प्रणाली होती है बेटा? हम सब जानते हैं कि हर खेत में जब भी चाहे जितनी भी बारिश हो जाए, पानी कहीं ना कहीं बाहर चला ही जाता है, मतलब उसके अंदर पानी निकलने का एक प्राकृतिक मार्ग होता है। अगर उसमें कोई रुकावट आ रही है तो फावड़े की सहायता से, किसकी सहायता से? पड़ोसी का सिर नहीं फोड़ना है, फावड़े की सहायता से उस रुकावट को दूर कर देना, वहां की मिट्टी को हटा देना है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे अपन? प्राकृतिक प्रणाली। बोलो एक बार और बोलो। तुमसे जब तक बुलवाओ नहीं तुमको ऐसा एहसास ही नहीं होता। दूसरा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने कभी खेत देखे हैं क्या? किसके? अपने खुद के? तुम्हारा खेत है क्या? चलो भगवान भला करे। अगर खेत में ढलान तगारी के समान, मतलब खेत दोनों तरफ से कैसा हो? ऊंचा, इधर से भी इधर से भी, तो फिर जल निकास की जो मुख्य नाली है वो खेत के बीचों बीच बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे ना? और फिर उसमें लाके सहायक नालियों को जोड़ देंगे। इसको कहते हैं हेरिंग बोन प्रणाली। क्या कहते हैं बेटा? ये बिल्कुल रीढ़ की हड्डी जैसी दिखाई दे रही है, इसको क्या कहेंगे अपन? हेरिंग बोन प्रणाली। अच्छा मान लो खेत का ढलान एक ही दिशा में है, किधर है? नीचे की तरफ, है ना? तो हम क्या करेंगे? खेत के सबसे निचले हिस्से में एक जल निकास की मुख्य नाली बनाएंगे और इसको नाम दे देंगे ग्रिडिरॉन सिस्टम। क्या नाम दे देंगे बेटा? इसमें कभी कभी सहायक नालियां जो है वो मुख्य नाली से भी लंबी होती है। कैसी होती है? इसको क्या नाम दे देंगे? ग्रिडिरॉन सिस्टम, ग्रिडिरॉन प्रणाली। पर अगर खेत उल्टी तगारी जैसा हो, बीच में से ऊंचा और दोनों दिशाओं में नीचा, तब हम क्या करेंगे बताओ? दोनों साइड एक एक मुख्य जल निकास की नाली बनाएंगे, इधर भी और इधर। बना दी? बड़ी हो गई? चलिए, तुम मेरे मजे लेते रहो करो बस। हालांकि जिंदगी जो तुम्हारे मजे ले रही है ना, उस पर तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं है। क्या करेंगे? खेत के बीचों बीच मुख्य जल निकास की नाली बनाएंगे और दोनों तरफ से सहायक नाली को मुख्य नालियों से जोड़ देंगे। इसको कहेंगे डबल रॉन सिस्टम। क्या कहेंगे बेटा? डबल। ठीक है, तो ऐसी जल निकास की प्रणाली जिसमें 2 मुख्य नालियां होती है उसको क्या कहते हैं अपन? डबल रॉन प्रणाली। अब एक बात मैं बता दूं, अपने राजस्थान में जल निकास की कोई आवश्यकता ही
केवल गंगानगर हनुमानगढ़ में जब पानी मिलता है वहीं इलाज करना, बाकी तो अपन पानी के लिए तरस रहे है ना। इसलिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से या सुपरवाइजर की वजह से ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल निकास का प्रयोग खेतों में तो होता ही होता है, खास करके जो सड़कें बनाई जाती है या जो शहर में कॉलोनीज बनाई जाती है उनकी प्लानिंग में इसका सबसे बड़ा योग है। तो यही सिस्टम फॉलो करने पड़ते हैं ना सिविल इंजीनियर। तो कितनी प्रणालियां हो गई बेटा अपने पास? 4। पहली कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी और चौथी कौन सी? कोई पूछे मुख्य नाली अगर खेत के बीचों बीच गुजर रही है तो वो हेरिंग रीढ़ की हड्डी के समान, वो इंद्र का जो वज्र होता है, देखा तुमने कभी टीवी सीरियल में? वो दधीची ऋषि की रीढ़ की हड्डी बना हुआ, इसलिए उसमें एक मुख्य हड्डी और बाकी साइड में दिखाई देती है ना। वैसे ही अगर मुख्य जल निकास की नाली खेत के निचले सिरे में बनाई जाए तो इसको कहते हैं ग्रेड एरो। और 2 मुख्य नाली बनाएंगे तो ऐसा बनाना चाहोगे? 1 मिनट में बना लोगे? 2 मिनट ले लो, चाहो नहीं 2 से ज्यादा नहीं, फिर तो डिजाइन डालने लगा कि विधि मेथड्स ऑफ ड्रेनेज। अब देखो जमीन के ऊपर से अगर अपन पानी निकाल दे तो इसको हम कहेंगे सतही जल निकास। क्या कहेंगे बेटा? जब मृदा की सतह से पानी को बाहर निकाला जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? सतही जल निकास। जब जमीन के नीचे अंडरग्राउंड नालियां बनाई जाती है तब उसको क्या कहेंगे अपन? अधोसतही या भूमिगत जल निकास। इसको तो हमने क्या कह दिया बेटा? सतही जल निकास। और जब जमीन के नीचे नालियां बना देंगे तो उसको क्या कह देंगे अपन? अधोसतही जल निकास। क्या कह देंगे? अधोसतही जल निकास। और इसी को हम क्या कह सकते हैं? भूमिगत जल निकास। तो जल निकास मुख्य रूप से कितना हो गया? 2 प्रकार का, सरफेस ड्रेनेज और अंडरग्राउंड ड्रेनेज। सतही को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? सरफेस ड्रेनेज। और अधोसतही को क्या कहेंगे? सब सरफेस भी कह सकते हैं और अंडरग्राउंड भी कह सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मान लो भूमि की सतह से हम जल निकास कर रहे हैं तो इसकी कितनी विधियां होगी? तुम बताओ, अगर इतनी लंबी डंडी में खींचता हूं कितनी विधियां लिखता हूं फिर यहाँ पे? हैं? 3 विधियां होती। कितनी होती है? पहली होती है अस्थायी खुली नाली, टेम्पररी ओपन चैनल्स, है ना। दूसरी होती है स्थायी खुली नालियां। कौन सी नालियां होती है बेटा? स्थायी खुली नालियां, इनको हम कहते हैं परमानेंट ओपन चैनल्स। और तीसरी होती है कट आउट नालियां। अब देखो ये सब तो अपन ने पूछा ही नहीं सर से, पर जैसे ही मैं कट आउट लिखता हूं एकदम से मन में ख्याल आता है कि सर ये कट आउट नालियां क्या होती है। ये इसलिए आता है बेटा कि जब भी कोई अंग्रेजी का शब्द हिंदी में मैं लिखता हूं वही डाउट बन जाता है। याद रखना जिंदगी में, सुपरवाइजर का डाउट क्या है? अंग्रेजी, है ना। कट आउट नाली क्या होती है? नहर के किनारे बनाते हैं, अभी मैं सब बताऊंगा। जिन इलाकों में पानी भरने की कम समस्या पाई जाती है वहां पर 10 से 15 सेंटीमीटर गहरी, कितने से गहरी बेटा? नालियां फावड़े की सहायता से खेत में ही बना दी जाती है। चूंकि ये मिट्टी से बनी होती है इसलिए इनके अंदर भी फसल उग जाती है और कृषि योग्य क्षेत्रफल में कोई कमी नहीं आती है। फसल की कटाई के बाद जब हम भू परिष्करण करते हैं तो ये नालियां स्वतः नष्ट हो जाती है, इस कारण इनको हर साल बनाना पड़ता है। तो अस्थायी नालियां कब बनाते हैं? प्रतिवर्ष। कहां बनाते हैं? जहां खेत में पानी भरने की समस्या है तो सही पर थोड़ी कम है ना। और ये नालियां कैसी होती है? अस्थायी, इसीलिए इनको अस्थायी कहा गया। क्लियर है मामला? दूसरा, अगर समस्या ज्यादा बढ़ जाए फिर हम क्या करेंगे? रेत, गिट्टी, सीमेंट, मकान नहीं बनाना है, इनकी सहायता से पक्की नालियां बना देते हैं। कैसी नालियां बना देते हैं बेटा? पक्की नालियां। अब तो मुझे बताओ, खेत में अगर अपन ने पक्की नालियां बना दी, अब अपने दिमाग में ख्याल आएगा कि फिर हम हल कैसे चलाएंगे, ट्रैक्टर कैसे चलाएंगे। तो नालियों की दूरी बलुई मृदा में रहती है 40 से 50 मीटर। कितनी रहती है? एक यहाँ है तो दूसरी कहाँ है? 50 मीटर, मतलब 160 फीट के भी ज्यादा गैप रहता है बीच। और अगर चिकनी मृदा है तो भी कम से कम 20 से 25 मीटर। अब 20 मीटर मतलब कम से कम 60-65 फीट, है ना। ट्रैक्टर चल सकता है, खूब दौड़ेगा, पर यूं नहीं चलाना है ना। तो पक्की नालियां जब हम बनाते हैं, पक्की नालियां किन स्थानों पर बनाई जाती है? जहां ज्यादा वर्षा होती है, पानी भरने की ज्यादा समस्या होती है, हर साल पानी भर ही जाता है, वहां पे क्या कर देते हैं फिर? पक्की नालियां। एग्रीकल्चर में कहावत है, नी मामो तो काणो मामो सही। मतलब जहां भरपूर उत्पादन नहीं मिलता है वहां भी अपने को खेती करना है, कम उत्पादन लेना है पर जिंदा रहना है ना। तो हमेशा भरपूर अच्छा अपनी मर्जी का काम एग्रीकल्चर में नहीं होता है ना। चलो, तो रेत सीमेंट गिट्टी की सहायता से पक्की स्थायी नालियां बना देना कहाँ किया जाता है काम बेटा? ज्यादा समस्या वाले क्षेत्रों। अब ये नालियां क्या करेगी ये बताओ? कृषि क्रियाओं में बाधा बनेगी क्या? ट्रैक्टर को चारों तरफ दौड़ा सकते हैं क्या? नहीं। दूसरा काम, कृषि योग्य क्षेत्रफल को कम कर देगी क्या? कैसे कर देगी बताओ? इन नालियों के अंदर फसल उग सकती है क्या? नहीं उग सकती है ना? और इनकी मरम्मत में खर्चा भी काफी आता है। फिर कट आउट नालियां कहां बनाई जाएगी बेटा? नहरी क्षेत्रों में। कहां बनाई जाएगी? इसका एक डायग्राम बना के मैं समझा देता हूं। मान लो हरेराम काका है, पहचानते हो तुम हरेराम काका कि नहीं पहचानते? उनको किसी ने कहा कि काका आपके खेत के पास से नहर निकल रही है, उन्होंने बंडरा ही करवा दिया। क्या करवा दिया? अब इसमें से नहर कौन सी है बताओ? ये वाली। और ये क्या है? दीवार भी रहती है नहर में, कभी कभी सड़क बना देते हैं वहां पर, अच्छी जगह रहती है पक्की। तो 2-3 साल तक तो मामला सही रहा, फिर अचानक इस नहर की दीवार में से उस पानी का क्या शुरू हो गया बेटा? रिसाव शुरू हो गया और हरे राम काका खेत में पानी भर गया। अब वो मछली पालन करेंगे या स्विमिंग पूल उद्योग बनाएंगे? कुछ नहीं कर सकता किसान आदमी, खेत खराब हो गया। फिर घनश्याम ने उनको समझाया कि
काका क्या करना है कि ये जो जगह है जहां नहर की दीवार और खेत की नाली के बीच में, यहाँ पे अपने को एक नाली बनाना है। कैसे बनाना है? इस तरह से। जैसे मान लो दीवार इधर से पानी आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे कि 4-4 इंच से टाइल काट देंगे, तो जितना पानी आएगा उस नाली में से, और पूरा कमरा गीला। घर में भी ध्यान रखना, कहीं नाली कभी कभी दीवार जो है, खास करके बड़े शहरों में अगर मकान लोगे बार बार तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। अब तुमने 1 करोड़ का मकान लिया, एक दीवार में से पानी आता है, पूरे घर में धो के निकल जाता है। फिर क्या करते हैं? कट आउट नाली बनाते हैं। वो दीवार के सहारे सहारे 4 इंच की नाली बनाते हैं। सारा पानी कहाँ से बाहर निकल जाता है? उस नाली में से बाहर निकल जाता है। तो खेत की दीवार और नहर के बीच बनाई जाने वाली नाली क्या कहलाती है बेटा? कट आउट नाली। बस ये इतना सही और क्या है। इसकी गहराई कितनी रहती है? 1 मीटर। और चौड़ाई कितनी रहती है? 1 से 1.5 मीटर। अब मुझे बताओ, कुछ समझ में आया तुम्हारे, मैंने जो पढ़ाया? क्या समझ में आया? कि जल निकास में 2 प्रकार है, सतही और अधोसतही। सतही में कच्ची नाली, पक्की नाली और कट आउट नाली। कच्ची नाली कम समस्या वाले क्षेत्र में फावड़े से खुद ही बना लेंगे, पक्की नाली मिस्त्री बनाएंगे, ईंट सीमेंट गिट्टी से बनाएंगे, और कट आउट नाली नहरों के किनारे रिसाव वाले क्षेत्रों में बनाई जाती है। बस अब बात आती है अधोसतही जल निकास। तुम्हारे गाँव मकान बनते हैं कि नहीं बनते? नींव वाले बनते, बिना नींव के? गड्ढे वाले नहीं बनते। नींव वाले मकान किसने किसने देखे? एक बार हाथ खड़ा करो। वेरी गुड। देखो, तुम जिस क्लास में बैठे हो, यहाँ एसएमबी के बीच में तुमको एक नाली दिखाई दे रही है? उधर भी दिख रही है? अरे नाली मतलब तुम तो बराबर बैठे हो ना, टेबल के बीच की गली दिख रही है कि नहीं? ऐसे ही जब मकान बनाते हैं तो खेत में एक लेआउट डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? मान लो कहते हैं एक दीवार यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तो यहाँ खाई बना देते हैं, यहाँ भी बना देते हैं, यहाँ भी बना देते हैं, और इसके चारों तरफ भी बना देते हैं, ट्रेंच बना देते हैं। तो ऐसे ही खेत में अपन चाहे तो ग्रिडिरोन विधि से बनाए, अपन चाहे तो हेरिंग बोन विधि से बनाए, पर खेत में क्या बना देते हैं अपन? 3 से 6 फीट गहरी खाइयां बना देते हैं। क्या बना देते हैं? ट्रेंच। खेत में क्यों बना देते हैं? क्योंकि अपन जल निकास की नालियां बनाना चाहते हैं। अब जब अपन खेत में ट्रेंच बना देते हैं, मान लो अपन ने कोई खाई बना दी उसके, तो उसके अंदर छुपम छाई भी खेलते हैं बच्चे। न्यू में देखा तुमने? उसमें यूं कूद जाओ अंदर, यूं दुनिया दिखती है। अब इन खाई के अंदर अगर हम पत्थरों की सहायता से छोटी छोटी ऐसे नालियां बना दें, यहाँ पत्थर जमा दिया अपन ने, सर इससे क्या हुआ? देखो, जब हमने पत्थर जमाया तो ये जगह कैसी रह गई? खाली, खोखली और सुरंग जैसी। फिर इसके ऊपर हमने क्या भर दिया? कंकड़, पत्थर, बजरी, रेत, और ऊपर फसल अवशेष, और फिर क्या भर दिया? ऊपर से मिट्टी। तो ऊपर से तो खेत कैसा हो गया? प्लेन हो गया। कैसा हो गया बेटा? पर जब भी बारिश होगी और पानी आएगा तो कहाँ चला जाएगा? इन नालियों में, और इन नालियों से सहायक नाली से मुख्य नाली में, और मुख्य नाली से बाहर। देखो, यहाँ से पानी कहाँ आया? यहाँ, और यहाँ से कहाँ चला जाएगा? तो जब मृदा के नीचे 3 से 6 फीट गहराई पर नालियां बनाई जाती है, तो इनको हम क्या कहते हैं बेटा? अधोसतह। अब अगर पत्थरों से बनाएंगे तो इनका नाम हम रख देंगे स्टोन ड्रेन। क्या रख देंगे बेटा? स्टोन का मतलब क्या है? तो स्टोन, और ड्रेन का मतलब होता है नाली। स्टोन ड्रेन कैसे बनाते हैं बेटा? पत्थर से। दूसरी एक आती है टाइल ड्रेन। क्या आती है? टाइल ड्रेन कैसे बनाएंगे? टाइल से बनाएंगे, है ना? फिर आती है मोल्ड ड्रेन। एक विशेष प्रकार का हल आता है। क्या आता है? हल। पोल ड्रेन लकड़ी से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? लकड़ी या बांस। और पाइप ड्रेन कैसे बनाएंगे? पाइप से एक छिद्रित पाइप बिछा देंगे नीचे, और उसे क्या बना देंगे अपन? पाइप। ठीक है। अब ये मूल हल देखना तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि तुमने कभी देखा ही नहीं। देखा है क्या? टाइम तो नहीं हो गया? देख लो यार, अब जो भी हुआ वो हो गया। चलो भाई, समझ में आ जाएगा तुम्हारे?